नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू एमएस क्लासेस प्रेजेंट्स लॉकडाउन क्लासेस। एमएस क्लासेस लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री न्यू सीरीज ऑफ लॉकडाउन क्लासेस, जहां पर हम आपको तैयार करेंगे सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए, जेई मेंस के लिए, नीट और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहां पर आप सीख सकेंगे ऐसी खास टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ, फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल आपको नोट करने के लिए है और इसको बस इसका स्टेटमेंट नोट करने के लिए है। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमको नजर आएगा। ठीक है, अभी जस्ट आप इसको समझ लीजिए कि क्या है, न्यूमेरिकल्स में ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नोट कीजिएगा। व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस exerted on the given charge by all other charges। सिंपल है, जैसा कि बता रहे हैं कि फोर्स एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें 4, 5, 6 चार्जेस हैं। ठीक है, हमको निकालना है टोटल चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू दी ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, तो F टोटल, अब हमको पता नहीं है कि Q1 और Q5 का नेचर क्या है, क्या वो अट्रैक्टिव है, क्या वो रिपल्सिव है। ठीक है, तो ना हमको डायरेक्शन का जब पता नहीं होता, हमको वैल्यूज के बारे में पता नहीं होता, सो वी लीव एवरीथिंग फॉर द मैथमेटिक्स। दैट्स व्हाई ये जब हम अप्लाइड साइंस के बारे में बात करते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, तो हमेशा हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम मैथमेटिक्स के ऊपर छोड़ देंगे और जो मैथमेटिक्स हमको आंसर बताएगी उसको इंटरप्रेट करके हम बताएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन जो भी है वो वेक्टर कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, भले वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, वो सब हम उसमें देख लेंगे। तो F12 is the force on 1 due to 2 plus vector sum of force on 1 due to 3, then force on 1 due to 4, then force on 1 due to 5, similarly plus force on 1 due to 6. This gives the total force on charge 1 due to all other charges. So vector sum of all the forces gives us the total net force on the charged particle Q1. ठीक है, starting with the numericals, we'll start with the very easy numericals and then we'll move on to the difficult ones, and we'll also consider the questions which were recently asked in the CBSE board examination, JEE mains, and this is one of the question which was asked in CBSE 1998. Question is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? ठीक है, next is what is the distance, correction, what is the force on the second sphere due to the first. Alright, simple है, by Coulomb's law हमको पता है कि F equals to K Q1 Q2 upon R square है। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें आपको बस एक ये बात याद रखनी है कि ये 0.2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁻6 टाइम्स 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R इज निकालना है। ठीक है, R स्क्वायर इधर कर दिया, 9 इंटू 10⁻9 अलग रखो, 0.4 अलग रखो, 0.8 अलग रखो, टाइम्स 10⁻⁻, वालों को एक साथ ले लो, 9 - 6 अपॉन फोर्स इज 0.2 न्यूटन। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा। माइनस लिखेंगे तो जो R है, हमको पता है कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर हम माइनस लिखेंगे सो माइनस बताएगा कि रूट के अंदर, जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लगा देंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जबकि हमको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स के लिए बताता है, जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव आएगा मतलब फोर्स रिपल्सिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, Q1 एंड Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे हम।
ठीक है। कमिंग बैक टू माइक्रो, मिली एंड नैनो एंड एंगस्ट्रॉम्स, ये आप वैल्यू याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपको यूज आएगी। माइक्रो, पहले मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। मिली इज 10⁻³ माइक्रो इज 10⁻⁶, नैनो इज 10⁻⁹ एंड एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम यूजुअली हम केमिस्ट्री में सुनते होंगे, एंगस्ट्रॉम जब हम उनके इंटरस्पेसियल डिस्टेंसेस निकालते हैं, ये एक्चुअली ज़्यादा हम लेंथ मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो चार्जेस में इसको यूजुअली कम ही यूज करेंगे, लेकिन हो सकता है आर में कभी आपको एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। तो उस करके आपको याद रखनी है वैल्यू। तो हम ये आर को अब सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा आर इक्वल्स टू 0.12 मीटर्स, ठीक है। अब जैसे कि हमने वेक्टर फॉर्मेट में F12 निकाला था, लेकिन F21 नहीं निकाला था। क्यों नहीं निकाला था? F21 इसीलिए नहीं निकाला था क्योंकि हमने 11वीं में न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि एक्शन 0.2 न्यूटन का है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 0 न्यूटन, सो देयरफॉर F ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होएगा? सेम 0.2 न्यूटन्स, ठीक है। अब ये फोर्स कौन सा है आपको समझ में आ रहा है? नेचर रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है? क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस के हैं, तो ये डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। तो F21 भी क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होएगा एंड इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम 0.2 न्यूटन्स। तो F भी क्या होएगा? 0.2 न्यूटन्स। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसका नेचर अट्रैक्टिव, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two insulated charged copper spheres A and B have their center separated by a distance of 50 centimeters. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is 6.5 10⁻⁻⁷ coulombs? The radii of the A and B are negligible as compared to the distance of separation. What is the force of repulsion if, first, each sphere is charged to double the above amount and the distance between them is halved? Then number 3, the two spheres are placed in water with dielectric constant 80, ठीक है। So हम पहले गिवन डेटा लिख लेंगे अपना। Q1 एंड Q2 अपन को दिया हुआ 6.5 10⁻⁷, R डिस्टेंस उनके बीच में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर विच इज 0.5 मीटर्स, ठीक है। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 6.5 10⁻⁷ स्क्वायर्ड अपॉन 0.5 स्क्वायर्ड, ठीक है। इसका जो भी आपको आंसर आएगा ये आएगा 9 × 10⁻⁹ टाइम्स 6.5 10⁻⁻19 ये -7 पूरा। ये फोर्स की डायरेक्टली मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 1.521 × 10⁻⁻2 न्यूटन्स, ठीक है। ये हुआ इसका पार्ट 1। पार्ट 2 क्या होगा? अब उन्होंने बताया कि उन्होंने चार्ज डबल कर दिया है, ठीक है। चार्ज डबल कर दिया है, तो चार्ज डबल करने से क्या होगा? 1.4πε0 2 टाइम्स 6.5 10⁻⁷ एंड फिर 2 × 6.5 10⁻⁷। चार्ज डबल हो गए हैं और डिस्टेंस जो है वो आधा हो गया है, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ये ऊपर से 4 टाइम्स और ये नीचे का भी जो डबल ऊपर जाएगा वो भी 4 हो जाएगा, तो 4 ओवरऑल 16 टाइम्स जो अपन को आंसर 1 में आया था, ठीक है। तो 16 टाइम्स 1.521 × 10⁻⁻² न्यूटन, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू पार्ट 3। द पार्ट 3 स्टेट्स कि हमको न्यू फोर्स निकालना है इफ द टोटल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाटर whose dielectric constant is 80। इसका हमको डायरेक्टली पता है कि F in medium is 1/ε r times F vacuum, ठीक है।
तो जो भी हमारा आंसर आया था 1.521 10⁻⁻2 न्यूटन डिवाइडेड बाय 80। क्योंकि हमको यहाँ पर डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ था तो हमने ये यूज कर लिया। अगर हमको मान लीजिए एप्सिलॉन m दिया हुआ होता तो एप्सिलॉन m क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दी होती तो हमको उससे एप्सिलॉन r निकालना होता बाय द रिलेशन एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके एप्सिलॉन r निकालते और उसके बाद यहाँ पर आते और F वैक्यूम जो हमने पार्ट 1 से निकाल लिया था उसी से डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज देयर आर 3 point charges of and are kept at vertices of an equilateral triangle A, B and C. Each of magnitude at point A is plus 2 microcoulombs, at B minus 3 microcoulombs, at C minus 3 microcoulombs. The side of an equilateral triangle is 20 centimeters. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC so that the charge A remains at equilibrium? So we'll proceed for this question in two parts. First of all, we'll evaluate the charge due to charge B and C at charge A. So first of all, we have charge QA 2 microcoulombs, charge B and charge C both equals to minus 3 microcoulombs, and the distance between all the charges being equilateral triangle is 0.2 meters. By Coulomb's law, we know that force equals to K Q1 Q2 upon R square. This is force on A due to B. We remember 1, 2. Force on A due to B would be K 9 into 10 raised to power 9 times charge on A 2 microcoulomb 2 into 10 raised to power minus 6 into 3 microcoulomb 3 into 10 raised to power minus 6 upon 0.2, R being 20 centimeter, 0.2 meters. This is FAB. Okay? And the direction of FAB would be this way because attractive force. This is FAB. Alright? Now FAC, force on A due to C, K times Q times QA times QC upon R square. All the values of AB and AC are same, therefore FAB equals to FAC equals to 1.35 Newton by calculation. Alright, these are the individual charges, individual force of B on A and C on A. जो B A के ऊपर फोर्स लगाएगा वो FAB 1.35 न्यूटन है, जो C A के ऊपर लगाएगा 1.35 न्यूटन है। इंडिविजुअल चार्जेस हमको निकालना है नेट फोर्स ऑन A ड्यू टू दीज टू चार्जेस। ठीक है, इसके हम दो मेथड सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन मेथड इज बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आप लिखते चलिए, फर्स्ट वन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसके लिए हम A पर जो पॉइंट कंसर्न्ड है उस पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपने ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, FAB ये हमको पता है कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है बीइंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इसका बाइसेक्टर होगा तो ये 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा FAB cos 60। ठीक है, ये हम जस्ट फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा FAB sin 60। ठीक है, सिमिलरली FAC ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा FAC cos 60 और ये हो जाएगा FAC sin 60। ठीक है, हमको पता है FAB और FAC दोनों की वैल्यू सेम है। cos 60 1/2 1/2 दोनों जगह सेम है, तो ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टली कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो नेट रिजल्टेंट चार्ज बचता है वो है डाउनवर्ड्स। F नेट क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट बस बच रहा है FAB sin 60 प्लस FAC
AC sin 60, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स 1.35 टाइम्स sin 60 √3/2, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 2.34 न्यूटन्स, ठीक है, 2.34 न्यूटन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये हमने किया बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। फोर्स ए बी साइड था, फोर्स ए सी साइड था, इसको रिजोल्व किया इधर और इधर, ठीक है। जो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थे वो इक्वल एंड अपोजिट थे, कैंसिल आउट हो गए, डाउनवर्ड्स थे सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड अप हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 0 हो गया, ठीक है। फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ही एफ नेट बचा, एफ नेट की वैल्यू हमने ऐड करी तो ये आ गया। इसमें मेन फंडा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो मेथड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम जो मेथड करेंगे वो करेंगे वेक्टर फॉर्मेट से। वेक्टर में ये इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं होती, हमको पता होता है अगर दो वेक्टर्स हैं जो अलग अलग एंगल्स पर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FA FB टाइम्स कॉस ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ठीक है। यहां पर एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, ऐसे भी इनके बीच में एंगल है और ऐसे भी इनके बीच में एंगल है। हमें हमेशा कौन सा एंगल लेना होता है, द कॉस ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो FAB, ठीक है, FAB, यहां पे हम FAB के बजाय F नेट लिखेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो FAB स्क्वायर प्लस FBC सॉरी AC स्क्वायर फोर्स ऑन 8 ड्यू टू C स्क्वायर प्लस 2 FAB FAC कॉस ऑफ 60, ठीक है। दिस वे और दैट वे जाओ, FAB FAC सेम है, FAFB सेम है, तो मैं इनको रूट के बाहर लिख लेता हूं। यहाँ पे 1 + 1 2 बचेगा, 2 + 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1.35 जो FAB की वैल्यू है, टाइम्स 2 + 1/2 ये हो जाएगा √3, 1.3 टाइम 35 टाइम्स √3 वैल्यू आ जाएगी। सेम एज द केस ऑफ जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, इसका भी आंसर वही आएगा 2.34 न्यूटन्स। दिस वे दैट वे आप जैसे भी जाओ आंसर वही आने वाला है, ठीक है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसने हमसे पूछा है दैट व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन B एंड C के मिड पॉइंट पे सो दैट दिस चार्ज एट पोजीशन A इज एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जो भी इनको फोर्स खींच रहा है वो नीचे ना आए, वो ऊपर ही अटक जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम यहाँ पे एक ऐसा चार्ज लगाएं जो इसको रिपेल करे, एक प्रकार से ग्रेविटी के आ रहा है, जैसे मान लीजिए ग्रेविटी इसको खींच रही है, हम कुछ ऐसा रखें जिससे वो ऊपर जाए, तो ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे भी हम पॉजिटिव रखेंगे ताकि वो रिपेल हो, ठीक है। कितने से रिपेल हुए, 2.34 टाइम्स से, जितने से वो नीचे आ रहा था। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 0.2 है, ये मिड पॉइंट है तो 0.1 है, ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकलेगी वो वैल्यू, √0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो इसकी लेंथ होगी, ठीक है। मान लीजिए वो L आती है, F इक्वल्स टू K टाइम्स ये वाले Q की वैल्यू हमको निकालनी है, Q टाइम्स 0.2 × 10⁻⁻6 अपॉन L स्क्वायर। K की वैल्यू पता है 9 10⁻⁹, L की वैल्यू हम निकाल लेंगे, Q की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगी 2.34 टाइम्स L स्क्वायर्ड अपॉन 9 10⁻⁹ टाइम्स 0.2 10⁻⁻6। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको आंसर अभी बता देता हूँ इसका आंसर आएगा 0.39 माइक्रो कूलम्स। यहाँ पर 10⁻⁻6 बचेगा आंसर में, जो कि कूलम्स में क्योंकि आंसर और आएगा तो 10⁻⁻6 को हम माइक्रो लिख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 microcoulombs, QB -5 microcoulombs, QC 2 microcoulombs and QD -5
microcoulombs are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeters. What is the force on charges of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ठीक है, तो हमारे पास ये डायग्राम है, एक स्क्वायर है 0.1 मीटर्स का, ABCD पे 4 चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो हमने प्लेस किए हुए हैं। अब हमको निकालना है F नेट एट पॉइंट O, ठीक है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अपन ने बात करी थी कि F नेट क्या होता है, FOA, FOB, OC एंड OD, मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू C एंड फोर्स ऑफ O ड्यू टू D। इसका मेथड क्या होएगा कि पहले आप FOA निकालें बिना सोचे समझे, ठीक है। यहाँ पे 0.1 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे आप। इसकी वैल्यू आपको पता है, ये भी 0.1 है, ये 0.1/2 है, ये भी 0.1/2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर FOA क्या बनाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। O पॉइंट पे 0.1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। ये चलता रहेगा, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर ये वाला जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा कि रिपल्सिव, ये होगा रिपल्सिव इन नेचर, इसका डायरेक्शन ये होगा। फिर इसका निकालेंगे आप, इसका अट्रैक्टिव होगा। फिर इसका निकालेंगे आप, इसका अट्रैक्टिव होगा। इसका निकालेंगे आप, इसका अट्रैक्टिव, ये वाले का इसका इस साइड पे रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में। ये सबका आपको रिजॉल्व करेंगे आप, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे आप। ये इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन जब मैं आपको इसके मार्क्स बताऊंगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आपको लगेगा कि इतनी मेहनत कर रहा हूं व्यर्थ है। ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रिक है, यहाँ पे कोई टिप लगानी पड़ेगी आपको, कोई अच्छा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा जिससे आंसर फटाफट आए। तो वो टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहां पर सीधा सा फंडा लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि अगर हमको एक पॉइंट पर सारे फोर्सेस निकालने हैं, तो नेट फोर्स निकालना है, तो सिंपल है, उन सब फोर्सेस को ऐड कर दो, जैसा कि हम कर रहे थे। लेकिन हम सिंपली उठा के काम नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बुद्धिजीवी जैसे। A B C D, हम देख रहे हैं कि पॉइंट A पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉइंट C पर भी 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। B पर -5 माइक्रोकूलम है और D पे भी -5 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। डायगनली बात करते हैं, जो A है वो इस पॉइंट पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए उसकी कोई वैल्यू है FOA, ठीक है। सिमिलरली C जो है वो इसी डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में FOC लगा रहा है। ये इक्वल एंड अपोजिट है, क्यों? डिस्टेंस सेम है, चार्जेस की वैल्यू सेम है, देयरफॉर FOA इक्वल्स टू FOC। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स 0 हो गया, ये और ये फोर्स खत्म हो गया। सिमिलरली D एंड B पॉइंट्स के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ये नेगेटिव चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का। इसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है इस डायरेक्शन में, इसका नाम है FOB। D की वजह से इस पर अट्रैक्टिव फोर्स है FOD, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसकी वैल्यू FOB और FOD की वैल्यू सेम है, तो ये और ये वैल्यू भी आपस में खत्म हो गई। FOB इक्वल्स टू FOD। आप देख रहे हैं कि चारों डायरेक्शन में जो जो भी फोर्स लग रहे थे इक्वल एंड अपोजिट लग रहे थे, हेंस F नेट इक्वल्स टू 0। सिंपल सोबर F नेट इक्वल्स टू 0। ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अलावा। और अगर कूलम्स लॉ से प्रोसीड करेंगे तो 2 घंटे में आंसर आएगा 0, ठीक है, लेकिन 2 घंटे में आएगा और 2 मार्क्स के लिए वो वर्थ नहीं होगा। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 charges each of q units are placed along a line. A third charge minus q is placed between them.
to what position and for what value of q will be the system in equilibrium. Similar question was asked in the CBSE boards examination 2019. उसमें जो भी वेरिएशन थे, ये उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है. इसमें क्या भी वेरिएशन थी अभी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझते हैं. ठीक है, उन्होंने बोला दो चार्जेस अलोंग अ लाइन ए बी प्लेस किए हुए हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू. ठीक है, उन दोनों का लाइन जॉइनिंग के बीच में एक माइनस क्यू चार्ज लाके प्लेस किया है. ठीक है, उन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम. सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जिससे थोड़ी सी भी अगर डिविएशन करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर करने वाला फोर्स ले आएगा. ये आपने सिमिलर चीज पढ़ी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, लास्ट चैप्टर में फिजिक्स क्लास 11th में. ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं. अभी हम बात करते हैं, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा डिविएट करें. माइनस क्यू है, माइनस क्यू को उठाकर थोड़ा सा डेल्टा एक्स डिस्टेंस ऊपर ले आए. तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इनके ऊपर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है. ठीक है, जैसे ही अपन ने डिविएशन करी उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज करके, पहले बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा था, अब उन लोगों ने अपना डायरेक्शन चेंज करके ऐसा कर लिया, तो ये फोर्स वापस नीचे आ जाएगा. मान लीजिए मैं डिविएशन ऊपर के ना करके नीचे करता, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे और ऐसे लगता और ये वापस इसको अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ले आते. तो ये कहलाता है इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर एक बॉल पड़ी है और यहाँ पर एक बॉल पड़ी है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. ये आपका बैलेंसिंग रॉक बन गया है जबलपुर का, और ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, और ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है. ठीक, सिमिलरली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको यहाँ पे माइनस चार्ज रखना होगा. सेम वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019 एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज प्लेस्ड बिटवीन देम. सपोज कीजिए वहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा होता, तो जैसे ही आप उसको डिविएट करते, एक तो वैसे ही वो यहाँ पर कैसा रिपल्सिव चार्ज होता है, ये उसको यहाँ रिपेल करता है, ये इसको यहाँ रिपेल करता. जैसे ही आप इसको डिविएट करते, अब Q1 उसको रिपेल करता ऊपर, Q2 रिपेल करता ऊपर, वो बाहर चला जाता. सेम इज द केस जब आप उसको नीचे लेके जाते. अगर आप उसको नीचे डिविएट कराते, Q2 उसको रिपेल करता इधर, QA उसको रिपेल करता इधर और ये नीचे चला जाता. सो एंड ऑफ द डे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम के उसके लिए वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ठीक है, हमको निकालना डिस्टेंस एट विच इट वुड बी एट इक्विलिब्रियम. कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर दोनों चार्जेस सेम वैल्यू के हैं तो द चार्ज माइनस क्यू शुड बी प्लेस्ड राइट बिटवीन देम. ये कॉमन सेंस कहती है. तो कॉमन सेंस जो कहती है वो मैथ्स भी कहनी चाहिए. तो हमने कुछ नहीं किया, Q1 का फोर्स जो Q पर लग रहा है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 और फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, ये इक्विलिब्रियम में दोनों सेम होने चाहिए. कूलम्स लॉ लगा के दोनों को इक्वेट किया, मैथमेटिक्स लगाई, कुछ नहीं, Rx इक्वल्स टू R/2 आ गया. ठीक है, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी दिस वैल्यू ऑफ Q. ये स्मॉल q कितना होना चाहिए सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा. कहीं ये चार्ज इतना बड़ा तो नहीं कि वो उन दोनों को ही खींच ले, क्योंकि ये नेगेटिव है, दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है. ऐसा तो नहीं कि दोनों को ही नजदीक ले आए. ये सिस्टम ऐसे ही स्टेट में अटका रहे, इसलिए इस Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए. तो उसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि Q1 है, Q1 कहीं मूव नहीं कर रहे, उसके लिए माइनस Q की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है और Q2 की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है Q1 पे. Q1 के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक माइनस Q की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स और एक Q2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे तो Q1 कहीं पर भी ना जाए, Q1 अटका रहे यहीं पे, क्योंकि डिस्टेंस माइनस Q का पास में है, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और Q2 दूर है तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए. लेकिन हम क्योंकि स्मॉल q की वैल्यू को ऑल्टर कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर फोर्स दोनों कैंसल आउट हो जाए ताकि Q1 की पोजीशन वहीं पे रहे. तो हमने फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकाला, क्योंकि दोनों की वैल्यू Q है, निकाल लिए. फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू स्मॉल q वो निकाला, डिस्टेंस R/2 है, अभी हमने कैलकुलेट किया R/2.
ड्यू इक्विलिब्रियम हमको इक्विलिब्रियम रखना है, दोनों को इक्वेट कर दिया और Q की वैल्यू Q/4 आ गई। क्योंकि Q -4 है, क्योंकि Q माइनस है इसलिए Q की वैल्यू -Q/4 फॉर इक्विलिब्रियम। टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन वी आर पुटिंग दिस वैल्यू माइनस। ठीक है, सेम वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2019 CBSE क्वेश्चन। सो this ends our session for electrostats round 1, and next we'll meet for further electric fields, and we'll come up with some more new questions and the concepts of electric field. So stay back, relax, and enjoy the next video, and like, subscribe and share our video with all your friends, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।